पिछले 20 वर्षों से अधिक का कालखंड बीत गया। हमने योग के पहले 11 दिन के शिविर रखे थे, फिर हमने 7 दिन के शिविर किए। पिछले 5 वर्षों में पूरे देश भर में हमने योग के साथ जब हमने देखा कि कुछ राष्ट्रीय प्रश्न भी मुंह भाए खड़े हैं, इसलिए योग धर्म के साथ हमने राष्ट्र धर्म को भी प्राथमिकता दी और काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के योग के साथ भारत स्वाभिमान यात्रा पूरे देश भर में चलाई। उसमें कार्यक्रम 2-2 दिन के हो गए थे। अब 5 वर्षों के बाद दोबारा से शिविरों की श्रृंखला 5 दिवसीय शिविरों के साथ शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला शिविर हमने यह हिसार में दिया है। इसके बाद में पूरे देश भर में हर एक प्रांत में औसत 1 से 2 शिविर लगभग आने वाले 1 वर्ष में संपन्न होंगे और उसके द्वारा योग का एक जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ। उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि जो कार्य मैं 100 जन्मों में कर सकता था, वो यदि कार्य 1 जन्म में करने में समर्थ हो पाया और वो भी पिछले 2 दशकों में करने में समर्थ हो पाया, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की थी। क्योंकि मैं जो बात कहता वो 100, 200, 500, 5, 10 हजार, अधिक से अधिक 1 लाख लोगों तक पहुंच सकती थी रोज, लेकिन मीडिया के माध्यम से वो बात करोड़ों लोगों तक रोज पहुंचती रही और योग एक जन आंदोलन बना। उसके लिए मैं अपने सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का भी हृदय से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद भी करता हूं। और हिसार, यहां पहले मैंने कैंप रखा था, वो पहले डीएवी में रखा तो प्रांगण छोटा पड़ गया, तो फिर स्टेडियम में आना पड़ा था। वो बात है शायद 2003 की। और उसके बाद से यहाँ पर भी बहुत दिनों से एक बड़े शिविर के लिए बहुत उत्सुकता थी और मुझे कहते हुए गौरव है, जहाँ पूरे देश भर में 600 से अधिक जिलों में 5000 से अधिक तहसीलों में और लाखों गांवों में हमारा संगठन काम कर रहा है और 1 लाख से अधिक योग की कक्षाएं पूरे देश भर में चलती हैं। उसमें हिसार योग के क्षेत्र में एक अपने आप में आदर्श जिला है, जहां के 309 गांव हैं। 309 के 9 गांवों में योग शिविर हुए हैं और हिसार शहर में 87 फ्री योग क्लासेज और ग्रामीण क्षेत्र में 164 निरंतर जो चलने वाली क्लासेज, कुल मिलाकर के 251 योग की यहाँ पर नियमित कक्षाएं चलती हैं। उसमें भी आप मीडिया के बंधुओं का बड़ा सहयोग रहता है इस योग के प्रति एक जन जागृति में। उसके लिए मैं पुनः हिसार के बंधुओं का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। यहाँ अभी 20 से 24 तक हम रहेंगे महावीर स्टेडियम में, सबको महावीर बनाने के लिए, क्योंकि योग से हमारा शरीर बल, हमारा मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल सबल होता है और एक समर्थ नागरिक, एक समर्थ सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ होता है। बच्चों के लिए हमने एक निःशुल्क शिविर रखा है 21 अक्टूबर की शाम को और कल हिसार कृषि विश्वविद्यालय, जिसके ये पवित्र प्रांगण में हम बैठे ही हैं, तो ये यहाँ पर इस चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के, हिसार कृषि विश्वविद्यालय पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसके प्रांगण में हम रहेंगे और यहाँ पर ही कल किसानों के साथ एक विशेष गोष्ठी रखी 11 बजे से। 21 तारीख को गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रखा है। बीएसएफ के भी वो विकलांग सैनिक और उनके परिवार, उनको भी जो है सम्मान करने का कार्यक्रम बीएसएफ ने रखा, उसमें भी हम भाग लेंगे। और टोहाना में 23 तारीख को कार्यक्रम रखा है शाम को 3 बजे। कुंभाखेड़ा प्रथम दृष्टया हमने आचार्य कुलम के लिए उसका चयन किया है। यदि हिसार के आसपास कोई हमें अच्छी भूमि मिलेगी तो प्रथम प्राथमिकता हमारी वो रहेगा ही। उसके साथ साथ कुंभाखेड़ा को भी आदर्श रूप में विकसित करने के लिए हम वहां पर भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम करेंगे। अभी जो शिविर रखे इसमें खास बात हमने ये भी रखी है
कि इन शिविरों से जो भी दान आएगा वो सारा का सारा दान, यहां हिसार में शिविर हो रहा है तो हिसार के लिए जहां भी शिविर होगा वहीं पर हमारा एक बहुत बड़ा सपना है कि देश के प्रत्येक जिले में एक आचार्य कुलम की स्थापना हो। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का एक बड़ा कार्य पिछले 2 दशकों में हमने किया है और इन 4 क्रांतियों के बाद ये शिक्षा की महाक्रांति, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यद्यपि हरियाणा में से पहले भी डिकाडला को हमने आचार्य कुलम के लिए चुना है और हिसार में भी हम आचार्य कुलम खोलेंगे। और शिविर में हमने कुछ दान पत्रों की भी व्यवस्था की थी। उन दान पत्रों के माध्यम से, दान पत्रकों के माध्यम से जो भी डोनेशन कलेक्शन होगा वो इसके लिए खर्च होगा। और भी लोगों से हम आह्वान करेंगे, कम से कम 10 करोड़ रुपए से का कंस्ट्रक्शन का हमने एक अनुमान लगाया है। वैसे उसको आदर्श रूप में बनाने में कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे खाली भवन निर्माण में। बाकी जो भूमि है हमें पूरा विश्वास है कि उसमें हमें डोनर्स मिल जाएंगे। यदि नहीं मिले तो शायद उसके लिए भूमि क्रय भी करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के ये 10 से 20 करोड़ रुपए का कम से कम बजट होगा एक आचार्य कुलम का। और हर एक माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार मिले और हम ये कार्य पूरे देश भर में करना चाहते हैं। और वो कार्य हिसार, क्योंकि हिसार अपने आप में शिक्षा की भी एक राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है और यहाँ पर आचार्य कुलम की भी स्थापना हो जिससे कि बच्चों को साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और जितने भी आज आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दीक्षा है वो बच्चों को मिले। और इस स्किलफुल एंड मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम बच्चों को वैदिक एजुकेशन भी दे पाए जिससे कि उन बच्चों के भीतर संस्कारों की एक मजबूत नींव हम तैयार कर सकें। और ये प्रयोग हमने सबसे पहले हरिद्वार में किया। आदरणीय मोदी जी ने उस आचार्य कुलम का खुद उद्घाटन किया। हमारे देश के सभी शीर्ष संत, पूज्य मुरारी बापू जी से लेकर के पूज्य स्वामी अवधेश आनंद जी, पूज्य स्वामी गुरुशरणानंद जी आदि तमाम हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से लेकर के देश के सभी शीर्ष आध्यात्मिक महापुरुष और आदरणीय मोदी जी खुद उपस्थित थे। वहां से हमने इसकी शुरुआत की और आगे अब देश भर में इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक आचार्य कुलम की भी मैंने बात आपके सामने इसलिए रखी। मेरा ये निर्विवादित रूप से मानना है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम भारत को यदि विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, हम भारत निर्माण करना चाहते हैं, तो वो कार्य चरित्र निर्माण से होगा। चरित्र निर्माण बच्चों से शुरू होता है। तो आगे मैं अपने शेष जीवन को योग के साथ साथ, योग शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देते हुए आचार्य कुलम के कार्य के लिए बड़े रूप में लगाना चाहता हूं। और कल से हम इसके लिए आह्वान भी करेंगे, हिसार के लोग भी इसमें योगदान देंगे और पतंजलि योगपीठ की ओर से जितना भी शेष जो बचेगा वो हम पूरा करेंगे। तो पतंजलि योगपीठ इसमें आर्थिक रूप से भी अपने ट्रस्ट की ओर से हम, और भी जो समर्थ लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं देश दुनिया के, उनसे भी हमने बात की है। तो कुछ बड़े डोनर्स से भी हम सहयोग लेंगे। आने वाले समय में हम 5 से 10 हजार करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में इस चैरिटेबल कार्य के लिए खर्च करने वाले हैं। यह हमारा आचार्य कुलम वैदिक शिक्षा संस्थान, हमने एक सोसाइटी बनाई है, उसके माध्यम से पूरे देश भर में चलेगा। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर इसको चलाएंगे। यह शिक्षा का व्यवसायीकरण के विरुद्ध, शिक्षा के आधुनिकीकरण और वैदिकीकरण, भारतीयकरण की, स्वदेशीकरण की दिशा में मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर जो एक भारतीय शिक्षा पद्धति की दिशा में एक बड़ा कार्य होगा। अब योग के ऊपर आता हूं। योग यो तो जितना पुराना भारत है उतनी पुरानी संस्कृति है हमारी। एक वक्त था जब योग ग्लैमर में चला गया था। महलों में रहने वाली कुछ सुकन्याएं और इस
आम आदमी की पहुंच से जो बाहर व्यक्ति होते थे कि बड़े बड़े लोग हैं जी वो योग करते हैं, हमने उस योग को महलों से, ग्लैमर से, गुफाओं से और जटिलताओं से, योग का नाम सुनते आदमी को शीर्षासन या मयूरासन दिखता था तो उसको लगता था ये अपने बस की बात नहीं। हमने योग को महलों से, गुफाओं से, ग्लैमर से, जटिलताओं से बाहर निकाला और आम आदमी की जिंदगी के साथ उसको जोड़ा और कहा कि योग एक जीवन पद्धति के रूप में है और प्राणायाम को उसमें हमने प्राथमिकता दी और उसका परिणाम यह आया कि योग लोगों की जीवन पद्धति बना, रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति बना, साधकों के लिए साधना पद्धति बना और आज योग पूरे विश्व में मान्य हुआ है। आदरणीय मोदी जी ने राजनीतिक तौर पर एक बड़ा पुरुषार्थ इसके लिए किया कि लगभग विश्व के सभी देशों में एक सहमति बनाई और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। मैं ये नहीं कहता कि केवल विगत 20 वर्षों से अधिक का जो पूरे देश दुनिया में हमने योग का प्रचार किया उसी का परिणाम, इसमें बहुत से महापुरुषों ने काम किया लेकिन उसमें भगवान ने हमको निमित्त बनाया, वो कार्य भी हुआ। आगे अब ये कार्य विश्व स्तर पर बड़े रूप में बढ़ रहा है। शिक्षा में योग को लागू करने के लिए कहीं कार्य हो रहा है, कहीं अभी इस संदर्भ में कम से कम बहस तो होने लगी है कि योग शिक्षा में अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए, पूरे सिस्टम में क्यों नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मैं भारतीय तटरक्षक जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उनके लिए कैंप करके आया, उससे पहले बीएसएफ के लिए कैंप करके आया। बीएसएफ ने तो अपनी ट्रेनिंग में ही सम्मिलित कर लिया है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। बीएसएफ का जवान ड्यूटी पर जाता तो उससे पहले योग करके प्राणायाम करके जाता है, उससे उसका स्ट्रेस लेवल कम हुआ है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है, उसके जीवन में प्रसन्नता आई है, ये बड़ी बात है। और मैं तो चाहता हूं कि अर्धसैनिक बलों से लेकर, सेना से लेकर के, पुलिस से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के पूरे सिस्टम में योग आए, क्योंकि यदि हम 1 घंटा सुबह सुबह योग कर लेते हैं तो 16 से 18 घंटा काम करने की एनर्जी हमें पूरी मिल जाती है और 6 घंटे की नींद बहुत अच्छी आती है। यदि हम योग का अडॉप्ट नहीं करते तो रोग हमारी जिंदगी में आ जाते हैं और लाइफस्टाइल डिजीज हमें आ घेरती है। पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं क्या करें, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। योग यदि लाइफस्टाइल नहीं होगा तो लाइफस्टाइल डिजीज तो होंगी ही होंगी। हमने योग को लाइफस्टाइल बनाया है और आज करोड़ों लोग रोग मुक्त, तनाव मुक्त, स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, शांति में जीवन योग के जरिए जी रहे हैं। एक तरफ हमने इस देश के करोड़ों लोगों को रोग मुक्त बनाया, वहीं व्यसन मुक्त भी बनाया। लाखों ने, करोड़ों लोगों की बीड़ी, सिगरेट, शराब छूटी है योग के माध्यम से। इस देश में मैं तो कहता हूं 2 काम हो जाएं, सब लोग सुबह सुबह योग करना शुरू कर दें और स्वदेशी का प्रयोग करना शुरू कर दें तो 5 वर्षों में भारत विश्व की आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बन जाए। कितना बड़ा काम है ये। भारत को परम वैभवशाली बनाने का सपना करोड़ों भारतीयों का है कि भारत विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बने, लेकिन उसका रास्ता क्या होगा? उसका रास्ता होगा योग और स्वदेशी का। और इसीलिए हम अपने सभी शिविरों में सब लोगों को योग करने का व्रत दिलाते हैं और स्वदेशी का व्रत दिलाते हैं। आज विदेशी कंपनियां 10 से 20 लाख करोड़ रुपए इस देश का लूट रही हैं। क्या बेच करके? कोका कोला बेच के, पेप्सी बेच के, बर्गर पिज्जा बेच के, अब तो केएफसी से लेकर के, मैकडॉनल्ड से लेकर के, माने भारतीय खान पान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और विदेशी आहार, विदेशी विचार, विदेशी अपसंस्कृति परोसी जा रही है चारों ओर से। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी एमएनसीज यहां पर एक तरह से ड्रग माफिया का कभी काम करती है, चाहे वो सिगरेट हो या शराब हो, और तमाम तरह के अलग अलग तरह, मैं तो कहता हूं ये आर्थिक माफिया है। हिंदुस्तान का पैसा लूट करके ले जाते हैं और इनके आका विदेशों में बैठे होते हैं। कोई भी एमएनसीज को हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस देश के अंदर 20 लाख रुपए लेकर के आई थी, 20 लाख रुपए। आज उसका कारोबार 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का तो उसका वार्षिक टर्नओवर है और कई लाख करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति यहां पर, और विदेशों में जो लूट लूट के ले जा सके अलग बात है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हिंदुस्तान से प्यार नहीं, उसको पैसे से प्यार। और हिंदुस्तान में आश्चर्य हमें होता है, पूंजी हमारी
फैक्ट्रियां हमारी, फैक्ट्री को चलाने वाले हमारे लोग, वर्कर्स हमारे, मैनेजमेंट हमारा, दुकान हमारी, दुकानदार हमारा, ग्राहक हमारा, उपभोक्ता हमारा, सब कुछ हमारा, और पैसा विदेश में जा रहा खाली एक विदेशी ब्रांड के कारण से। चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे वो फाइजर हो, चाहे पीएनजी हो, तमाम विदेशी ब्रांड्स यहां पर फैले हुए हैं। और इसलिए हमने ये कहा कि माने हमारे खान-पान से लेकर के रोजमर्रा की चीजों से लेकर के दवाइयों से लेकर के तमाम चीजों में, यानी हम यदि आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करें तो नशों में करीब देश का 10 लाख रुपए खर्च होता है। और जिन कारणों से बीमारियां होती हैं और बीमारियां होने के बाद जो हम दवाइयां खाते हैं उसमें करीब 10 लाख रुपए, कुल मिलाकर के माने करीब 20 लाख करोड़ रुपए की देश की आर्थिक लूट होती है, और उसमें बड़ा कारण है विदेशी कंपनियां। इसलिए हमने ये भी निर्णय किया कि इस देश में विदेशी कंपनियों ने शुरू में जो पांव पसारे तो तर्क दिए गए थे, विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं, तकनीकी लेकर के आती हैं, विदेशी कंपनियां यहां पूंजी लेकर के आती हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, रोजगार को बढ़ाती है, निर्यात को बढ़ाती है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है। झूठ बोले गए। इस देश में विदेशी कंपनियों के आने के बाद करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बाहर चला गया और हिंदुस्तान दरिद्र बन गया। तो इसलिए हमने संकल्प किया कि राजनीतिक आजादी तो हमने 68 साल पहले पाली थी, हम यहां आर्थिक आजादी भी लेकर के आएंगे। इसलिए स्वदेशी के भी अभियान को हम साथ साथ लेकर के चलते हैं। और योग तो जीवन का मंत्र है। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं, यह कोई सांप्रदायिक पूजा पाठ की पद्धति नहीं, यह एक जीवन पद्धति है, यह एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। और इससे भी आगे मैं बात कहूं तो ये पैरामेडिकल साइंस है, बियॉन्ड द मेडिकल साइंस, पराविद्या माने मेडिकल साइंस से भी आगे की चीज है। क्यों? एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर से लेकर के वो तमाम बीमारियां जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था, हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ उन बीमारियों का इलाज किया। शुरू में जब मैंने क्योर शब्द का प्रयोग किया तो मेडिकल साइंस में चारों ओर शोर हुआ। अभी तो मैं परसों गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली का काफी जाना माना हॉस्पिटल है, वहां पर करीब 1.5 घंटे के एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस लेके आया तो सब डॉक्टर एक स्वर से कह रहे थे हम योग को स्वीकार करते हैं और ये अपने लाइफ में भी उसको अप्लाई करते हैं और अपने रोगियों पर भी उसके प्रभाव को देखते हैं कि योग करना ही चाहिए सबको। नहीं तो एक समय वो था जब हम कहते थे कि योग करना चाहिए तो एक लोभी खड़ी हो जाती थी विरोध करने के लिए। अब कम से कम विरोध के स्वर लगभग खत्म हो चुके हैं, कहीं हैं भी तो थोड़े थोड़े मंद मंद सुनाई देते हैं। थोड़े तो प्रश्न रहने चाहिए, क्योंकि यदि कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा तो आखिर समाधान की बात कहां से आएगी। लेकिन हेपेटाइटिस का कोई इलाज नहीं था पूरी दुनिया में, हमने हेपेटाइटिस का इलाज किया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, हमने उसका इलाज किया। और ये तो बड़ी बातें हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और स्क्लेरोडर्मा, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे बीमारियां, ये तो बड़ी बात थी। स्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन नहीं है पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में। योग से तनाव तो तुरंत दूर होता है, उसके ऊपर हमने साइंटिफिक स्टडी की, रिसर्च किया। योग करने से पहले हमने रोगियों का प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, जिसको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, जिनको बेड हार्मोन्स कहते हैं, जिनके कारण से तनाव बढ़ता है, उनका चेक करवाया और योग करने के बाद करवाया तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच जो स्ट्रेस हार्मोन से डाउन चले गए, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्रिन ये हार्मोन्स बढ़ गए, तनाव मुक्त हो गया आदमी। तो रोग मुक्ति से लेकर के तनाव मुक्ति तक, और जीवन में मुक्ति तो अंतिम लक्ष्य है ही योग का। मैं कहता हूं व्याधियां मिटाना तो बहाना है, सबको समाधि तक लेकर के जाना है। माने व्याधि की परिसमाप्ति और समाधि की प्राप्ति, इतना बड़े लक्ष्य के साथ, और वो भी 5 दिन में सुबह 2.5 घंटे की कक्षा होगी, उसमें हम ये इसका प्रशिक्षण भी देंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। और आपने खुद देखा होगा जो भी नियमित योग कर रहे हैं, लोगों की ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो गई, शुगर की, थायराइड की गोलियां बंद हो गई, डिप्रेशन की गोलियां बंद हो गई, नींद की गोलियां बंद हो गई। यदि ऐसे योग चलता रहा तो शायद जो है डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मॉडर्न जमाने में कहा जाता है इतनी आबादी हो तो इतने हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने बेड होने चाहिए, इतने नर्सिस होनी चाहिए। अरे भैया, ये भारत की परंपरा नहीं है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का पैरामीटर
यूएन का होगा, ये हिंदुस्तान का नहीं है। पैरामीटर्स ऐसे बना दी, बोले इतनी आबादी पर, इतनी आबादी के घनत्व पर, पॉपुलेशन का डेंसिटेशन इतना है, डेंसिटी इतनी है, तो इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल, इतनी दवाइयां होनी चाहिए वहां। और इससे बोले ये समृद्धि का सूचक मान लिया गया। ये समृद्धि का सूचक नहीं है, ये बीमार राष्ट्र का, बीमार मानसिकता का सूचक है। इसको हम बदलना चाहते हैं, तो बहुत कुछ करेंगे। और यहाँ पर भी जो लोग आएंगे उनको हम बोलेंगे आने से पहले और आने के बाद वो अपने आप के अंदर चेंज महसूस करें। रोज हम लोगों का कहेंगे कि अपने घरों में वेट करके आए। हम कुछ मशीनें हम शिविर स्थल पर भी रखेंगे, वहां जो करना चाहें वहां भी कर लें। हम आधा से 1 किलो रोज लोगों का वजन कम करते हैं, डंकी की चोट पर, एकदम खुलेआम चुनौती के साथ। आप में किसी में मोटे मोटे तगड़े तगड़े बैठे हैं ना, ऐसे आपका भी कम करेंगे। तो आधा से 1 किलो वेट कम हो जाता है कपालभाति करने से। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, 12 एक्सरसाइज हम विशेष रूप से कराते हैं, 12-13 एक्सरसाइज मोटापे के लिए, ओबेसिटी के लिए पूरे देश भर में हम कैंप भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये कल से हमारा अभियान चलेगा और 5 दिनों तक आप खुद देखेंगे कि लोगों की दवाइयां या तो कम होंगी या दवाइयां बंद होंगी। दवाइयां बंद होने का हम तभी बोलते हैं कि भाई अपना चेकअप कर लो, शुगर चेक कर लो, बीपी चेक कर लो, कोलेस्ट्रॉल चेक कर लो। जब वो नॉर्मल आ जाए तब दवाइयां ये जीवन की अनिवार्यता नहीं है। रोग मुक्त जीवन जीना, बिना दवाइयों के जीवन जीना, ये एक स्वस्थ जीवन का की परिभाषा है। दवाइयों के साथ जो है माने जीवन को एक तरह से घसीटते हैं हम, जीते नहीं हैं उसको, ढोते हैं। तो इस बेबसी से हम लोगों को बाहर निकालेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, बाबा अपना काम कर रहा है। बाबा जी जो प्रधानमंत्री का प्रयास है वो ये है कि देश में भी हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें और हम ज्यादा से ज्यादा अपने देश में अलग अलग दिशाओं से लोगों को रोजगार दें। पूरे वर्ल्ड का एक प्रोडक्शन का और ट्रेड का हब बनाए भारत को, वो इनके दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोच है मोदी जी की। और कोई भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो WTO की संधियों से बंधा हुआ होगा। ये WTO की संधियों से बाबा रामदेव सहित हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग नहीं बंधे हुए हैं। वो पॉलिटिकल समझौता है कि कोई भी देश की कंपनी कहीं पर भी जाकर के काम कर सकती है, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोगों को ये हमारा मौलिक और संवैधानिक, दिस इज अवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि हम किस कंपनी का सामान का प्रयोग करते हैं नहीं करते, तो हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। तो हम इस देश के लोगों को जागृत करते हैं। तो जो काम एक आम नागरिक कर सकता है वो काम कुछ मामलों में प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। इसलिए विदेशी कंपनियों का हम सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान के तौर पर बहिष्कार करें। महात्मा गांधी ने तो होलियां जलाई थी विदेशी सामानों की। हम उतना तो नहीं कर रहे हैं। हम इतना कर रहे हैं कि लोगों को एक स्वदेशी विकल्प दे रहे हैं, और वो भी चैरिटी और ट्रस्टीशिप के भाव के साथ। महात्मा गांधी का स्वदेशी की खादी की तो हत्या कर दी, उसको तो सब्सिडी की सीढ़ियों पर चलाया जा रहा है। हम सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ये काम बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए स्वदेशी मात्र अब एक सपना नहीं, अब तो विदेशी कंपनियां भी घबरा रही हैं, और उनके बोर्ड रूम में और उनके जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो सारे अब इस जुगाड़ तिकड़म में लगे हैं कि अब जो स्वदेशी का आंदोलन खड़ा हुआ है, पहले तो मंचों पर बात होती थी, स्वदेशी की बात वोट बैंक के लिए होती थी। हम ना नोट के लिए काम कर रहे हैं ना वोट के लिए काम कर रहे हैं। हम कमाई के लिए नहीं, भलाई के लिए, व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए, कि हम स्वदेशी का आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, देश के लिए। जो भी उससे प्रॉफिट होगा देश की सेवा में लगे। आपने नशे के खिलाफ में बात कही है, नशे के खिलाफ में बात कही है। आप हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और यहाँ पर शराब के ठेके पग पग पर आपको देखने को मिलेंगे। यही अभी वापस कह देता हूँ, जैसे मैंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो WTO की संधियों से बंधे हुए हैं। यहाँ दोनों तरह के मंत्रालय होते हैं। एक आबकारी मंत्रालय होता है जो शराब को बढ़ाता है, एक मद्य निषेध मंत्रालय होता है जो कहता है कि दारू मत पियो रे भाई।
है ही नहीं यहाँ। सुनो, ये पूरे देश में होता है। तो ये सरकारों का एक छल होता है, और ये नेगेटिव जीडीपी है। जीडीपी तो दारू बेचने से भी बढ़ती है, जीडीपी तो पेड़ काटने से भी बढ़ती है, जीडीपी तो बाढ़ आने से भी बढ़ती है, कि उसमें खर्च होता है, फिर पेड़ कटता है तो बिकता भी है, फिर और आदमी दारू पीता है तो बीड़ी बिकेगी, फिर ऊपर से जो है वो बीमार होगा तो दवाई भी बिकेगी। लेकिन ये जो है नकारात्मक समृद्धि है, ये विध्वंसात्मक समृद्धि है। हम ये चाहते हैं कि हम एक देश में ऐसा वातावरण बनाए कि ठेके पड़े रहे, पीने वाला नहीं जाए वहां, ऐसी मानसिकता हम पैदा करेंगे, और ऐसी पैदा कर दिया हमने लाखों करोड़ों लोगों में, और करेंगे। तो एक ऐसा वातावरण तैयार करना कि आदमी नशे की तरफ जाए नहीं, क्योंकि इस देश में फंडामेंटल राइट्स के जो पैरोकार हैं वो कहते हैं ये तय बाबा को कैसे करेगा कि कोई दारू पिएगा कि नहीं पिएगा, ये तय कोई साधु सन्यासी या कोई नेता कैसे तय करेगा कि कोई नशा करेगा या नहीं करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स के नाम पर भी जो गलत तरीके से फाइट चल रही है, उसमें राजनीतिक तौर पर कुछ बंदिशें हैं, हम पर कोई बंदिश लागू नहीं है। हर अच्छा काम करने में हम निर्भीक होकर के कर सकते हैं। तो हम नशा मुक्ति के काम को वैचारिक परिवर्तन के तौर पर लेकर के चल रहे हैं। बाबा जी, पिछली सरकार बाबा को रगड़ा लगाने का काम कर रही थी, अब उत्तराखंड की सरकार कहती है कि बाबा जी पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, पुत्र जीवन जो दवाई है वो पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन है, वहां भी रगड़ा लगाने की चाहिए। देखो, ऐसा पहले रगड़ा लगाने की कोशिश की, 400 से 40 पर आ गए। अब यदि अपना अस्तित्व मिटाने की उन्होंने सोच ही ली है तो उनको बचा कौन सकता है। तो उनके लिए तो हम एक ही कहेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जिससे कि जो हालत उनकी देश में हुई वो उत्तराखंड प्रदेश में ना हो। और फिर भी यदि वो चाहते हैं कि उनको प्रसाद मिले तो मिल जाएगा। ये पुत्र जीवन का फॉर्मूला आप समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए, काफी लंबा समय। देखो भाई, पहली तो बात यह है कि हम बाबा हैं, हमारा पुत्री पैदा करने से और पुत्री पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुत्र जीवक एक नाम है। अब संस्कृत में पुत्र और पुत्री दोनों के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग आता है, और संस्कृत के नामकरण की एक अलग प्रक्रिया है। अब सर्पगंधा में कोई सांप की गंध नहीं होती है, अश्वगंधा में कोई घोड़े की गंध नहीं होती है, ऐसे ही कितने नाम हैं। कई बार होगी, आप समझा नहीं पाए बात ही, आपको समझना नहीं। अरे समझ में सबके आ रही है, खुरापात है दिमाग में, इस खुरापात का क्या इलाज है, बात इतनी है। और हम स्त्री और पुरुष में कतई भेद नहीं करते, अपने वैयक्तिक जीवन से लेकर के अपने संगठनात्मक राष्ट्रीय जीवन में। हमारे जहां पुरुषों का संगठन है, हमारी महिला संगठन है, आप अपने देखते हैं हमारी जो है यहाँ पर पूनिया बहन भी उतनी एक्टिव रहती हैं, हमारी सत्या बहन, और हमारे जो है चाहे राकेश जी हों, ईश जी हों, हमारे त्रिलोक जी हों, संजीव जी हों, हमारे संगठन में भी बहनों को हम बराबर महत्व देते हैं। और मैं तो इस धरती पर माँ को भगवान का रूप मानता हूँ। तो ये कभी भी मैंने माँ बहन बेटियों का अनादर नहीं किया अपने जीवन में। तो और हमेशा इस बात का पैरोकार रहा हूँ कि लड़का और लड़की में कोई भेद ही नहीं होना चाहिए। तो ये जो खाली एक पॉलिटिकल इशू बना रखा उसको, और ये ट्रेडिशनल उसका नाम है जो शास्त्रों में है, और उसका साइंटिफिक नाम भी यही है। काले धन पे आप काफी आवाज उठाते रहे, पिछली सरकार में कुछ ज्यादा थी, तो अभी रॉबर्ट वाड्रा वाली जो कंपनी है उनके खिलाफ जांच की बात सरकार करती है, लेकिन कभी चुप हो जाती है, कभी थोड़ा सा हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि भाई रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस काल में राष्ट्रीय दामाद हो सकता था और उसको वैसी सुविधाएं दी गई थी। अब तो सब कुछ बदल चुका है, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, बदले की भावना से कुछ ना हो, लेकिन जो है सच्चाई के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो तो हटना ही चाहिए। बाबा जी, आपने 440 वाली बात की है, तो बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिहार में अच्छा इलेक्शन चल रहा है, उसके लिए जो है बिहार में अब एक वक्त था जब सवर्णों और पिछड़ों में बड़ा संघर्ष था,
उस समय आपस में एक बड़ा सामाजिक और जातीय संघर्ष भी था, उसका फायदा लालू जी ने उठाया। लेकिन अब बिहार जातिगत राजनीति से, अगड़े पिछड़े की राजनीति से बाहर आ चुका है। बिहार के लोग अब सुशासन और विकास के नाम पर, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव को देखना चाहते हैं और बिहार को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बिहार के लाखों युवकों को पढ़ने के लिए बाहर आना पड़ता है, रोजगार के लिए करोड़ों लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और बिहार के लोगों को जो आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भारत का सिरमौर था, चाहे वो आचार्य चाणक्य हो, चंद्रगुप्त हो, तमाम गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। लेकिन अब उस प्रदेश को जिन लोगों ने दरिद्र बनाया है, आखिर उन लोगों के हाथों में तो बिहार को नहीं सौंपेंगे। इसलिए सबको पता है कि यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एक बड़ा आर्थिक बजट चाहिए, और वो मोदी जी के सिवा कोई दे नहीं सकता। इसलिए मोदी शरणम गच्छामि की ओर आगे बढ़ रहा है बिहार। योग आपने कहा था कि मोदी जी को समर्थन जब देंगे जब काला धन नहीं, ठीक कहा था एकदम। और अभी आप एक सरकार से नहीं समझे जाते हो, आपने तो यहाँ तक विवश किया। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बात बनी नहीं तो। लेकिन मोदी जी ने ये कहा कि मैं पाई पाई काला धन देश को दिलाऊंगा, तो अभी भी हमारा भरोसा पूरा है। थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बालक ने भी जवान होने में टाइम लगा है। एक दिन में बालक जवान नहीं हो जाता, एक दिन आदमी बुढ़ा ना हो, तो थोड़ा सा मोदी जी को भी समय लग सकता है। लेकिन अभी भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। काले धन के ऊपर भी देर थोड़ी जरूर हो रही है, लेकिन अंधेर नहीं होगी, हमें पूरा विश्वास है। आप कहते थे बाबा भी चल रहा है, केस भी चल रहे हैं, तो अभी वो क्या स्थिति है? वो भी चल ही रहे हैं। जब तक बाबा रहेगा केस भी रहेंगे। जन्म कुंडली कुछ ऐसी है। वैसे मैं ये जो ज्योतिष के नाम पर तंत्र मंत्र यंत्र और जो है रेखा फेखा वाले मामले में तो मैं मानता नहीं। लेकिन देखो, जो आदमी काम करेगा, मैं कुछ ना करूं, सारे मैंने भगवान मान के पूजेंगे। कुछ कर रहा हूं तो कुछ हो भी गा, मैं बुरा कुछ कर नहीं रहा, और अच्छा काम छोड़ना नहीं। चाहे कितने केस फेस हो जाए, केसों से क्या डर? बाबा जी आपने अभी कहा वैदिक संस्कृति की और वैदिक शिक्षा की बात की, आपने सीधा सीधा आज तक वेद का नाम नहीं लिया, जो कि पूरे विश्व में बाकी जगह भारत में नहीं। क्या आप इंगित कर रहे हो, इशारा आपका वेदों की तरफ लौटने का है? देखिए, जैसे कोई भी देश संविधान से चलता है, ऐसे ही सृष्टि का संविधान क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, वो वेद है। तो वेद जो है कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। वेद तो ज्ञान विज्ञान के और मानवीय संस्कृति और सभ्यता के मूल ग्रंथ है। अब कोई वेदों के नाम पर बोलता है उल्टा पुल्टा तो ठीक नहीं। की जो पार्टी थी उनके ऊपर आज शाही बैठी हुई दिल्ली में एमएलए राशिद। अब उनके ऊपर स्याही फेंकी गई ना, उनके ऊपर तो लोग यदि पत्थर भी फेंक देते तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये सोशल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल क्राइम है। जब हमारे मुसलमान भाइयों को पता है कि करोड़ों करोड़ों हिंदू गाय को मां की तरह पूजते हैं, तो उस गाय का सरेआम खून बहाना और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए कि हिंदुओं का खून खोले और एक खूनी संघर्ष देश में फैले, उसके लिए भी पार्टी आदि देने का एक पॉलिटिकल क्राइम करना, ये तो एक तरह का जघन्य अपराध है।
मैं मानता हूं कि गो हत्या के नाम पर मानवता की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय का भी खून खराबा नहीं होना चाहिए और इंसान का भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को संयम से काम लेना चाहिए। जहां हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, वहीं हमारे मुस्लिम भाइयों को भी हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए गाय के ऊपर क्रूरता नहीं करनी चाहिए। गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। गाय धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, हमारी भारतीय मान्यताओं के तौर पर राष्ट्रीय पशु है ही। राजनीतिक तौर पर भी यदि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है और गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है देश भर में, तो ये इस गाय के नाम पर जो खून खराबा चल रहा है और उसके बाद में फिर इंसानियत शर्मसार होती है और इंसानों का खून बहता है, इसका समाधान हो सकता है। पूरे देश भर में अधिकांश राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश जैसे सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य में भी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। संस्कृति के क्रांति तो हम लेकर के चल ही रहे थे, अब हमारा फोकस शिक्षा क्रांति पर होगा और उस शिक्षा में वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, इन दो के संगम के द्वारा हम शिक्षा में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। अनेक बोर्ड बने हुए हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड्स हैं अलग अलग, तो हम एक वैदिक शिक्षा बोर्ड भी बनाएंगे जहां पर हम वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक अच्छा समन्वय करके वो हमने बना लिया है। आदरणीय मोदी जी के पास, HRD मिनिस्ट्री के पास हमने मान्यता के लिए भेजा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है वो बहुत जल्दी ही हमारे बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता मिल जाएगी और ये शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। स्वामी जी, आप हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये शिक्षा की जो नीति आप बना रहे हैं या जो कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार इसको नीति अपने अपना नहीं सकती? अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी करना चाहते हैं, इसलिए एक सेंट्रल लेवल पर एक बोर्ड तो उसके लिए अलग से बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के, खट्टर साहब से लेकर के हमारे आदरणीय शर्मा जी, रामविलास जी जो हमारे शिक्षा मंत्री, सभी हमारे इस अभियान से पूरी तरह से सहमत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में भी शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन शनै शनै अवश्य होगा। राष्ट्रीय स्तर पर खादी बोर्ड को बढ़ावा देना चाह रहे थे, जरूर दे देंगे, लेकिन कोई देखो भाई, हम भीख मांग के कुछ लेने वाले नहीं है किसी से, ना कोई प्रोजेक्ट लेने वाले, ना कोई जो है बजट लेने वाले। हम तो देश की भलाई के लिए किसी काम को करना चाहते हैं। तो यदि चाहते हैं कि महात्मा गांधी की खादी की हत्या ना हो और महात्मा गांधी का स्वदेशी का जो सपना है वो आने वाली पीढ़ियां भी देख सकें। अब तो खादी जो है, मैंने कहा ना, सब्सिडी की सीढ़ियों पर चल रही है, उसमें भी घोटाले ज्यादा होते हैं। कागजों में खरीद ली जाती है खादी और कागजों में बिक जाती है, और नेताओं के बड़े बड़े उससे साम्राज्य खड़े हो गए। और हमने इसीलिए कि ये कार्य कैसे आगे बढ़े, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर ये इसको हमें आगे ले जाना चाहिए। हमने स्वदेशी का काम किया तो गवर्नमेंट से न कोई हमको सब्सिडी दी है, हमने उसको आगे बढ़ाया और विदेशी कंपनियों को टक्कर दे रखी है। और अभी तो टक्कर शुरुआत हुई है, अब तो पटकनी दी है, अभी तो आगे जब ये जो पूरा मुकाबला आप देखेंगे। पॉपुलर ब्रांड जो नूडल्स का बंद हुआ, वो भी चर्चा गर्म हुई कि स्वामी जी ने बंद करवाया अपना ब्रांड, और अपने कुकर्मों से बंद हुए। बाबा ने किया भाई, लोग वेट कर रहे हैं कि आपका जो आटा नूडल्स है कब आएगा। आटा नूडल्स बहुत सारा अभी हिसार में रहते रहते ही आपको गिफ्ट में दे दिया जाएगा। और देश में पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है। पहले मेरा विचार था कि इसी महीने उसकी लॉन्चिंग कर दे, लेकिन अभी क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है ना, तो चारों तरफ पहले मार्केट में फैला रहे, बाद में ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे। लॉन्चिंग तो बाद में होगी, लॉन्चिंग बाद में हो जाएगी, लेकिन आपको पतंजलि का आटा नूडल जो आटे से बना है और घटिया पाम ऑयल से नहीं, राइस बर्न ऑयल से बना है, उसका जो टेस्ट मेकर है वो हेल्थ मेकर है, और इस सब के बावजूद वो सस्ता है। तो
ये जो मैगी की और तुलना करोगे आप पतंजलि आटा नूडल की, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर होगा और इतना टेस्टी है। और उसका जो सॉन्ग भी है ना, वो शंकर महादेवन ने गाया है और वो जो उसका एड कैंपेन भी जो चलेगा वो अपने आप में, अभी हम पूरे मार्केट को के कॉन्सेप्ट को बदलेंगे। विज्ञापन के नाम पर यहाँ नग्नता, विज्ञापन के नाम पर यहाँ पर एक अजीब किस्म का वातावरण बन गया था देश में, उसको भी हम ठीक करने वाले। शंकर महादेवन जी एक सॉन्ग के करीबन 2 करोड़ रुपए लेते हैं, तो क्या नूडल्स की रेट भी कुछ ज्यादा होंगे इसी हिसाब से? शंकर महादेवन ने पतंजलि आटा नूडल का सॉन्ग मुफ्त में गाया और वो भी विदेश में थे, उस समय अमेरिका में थे, वहीं से गा करके भेजा। बोले बाबा आप चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं तो मेरी सेवा इसके लिए है, और ये नहीं और भी आप आगे मुझे कोई सेवा देंगे तो पतंजलि के लिए मैं चैरिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा, मैं अपने लिए कोई फीस नहीं लूंगा। तो सुशील पहलवान ने घी का ऐड बनाया है और घी का ब्रांड तो बहुत बड़ा हो चुका है पतंजलि गाय का घी। अब उसमें सुशील ने सुबह 3 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक पूरा 12 घंटा जम करके पसीना बहाया, और वो ऐड भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। पतंजलि गाय का देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। तो सारे ऐड ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें सात्विकता होगी, जिनमें जो है भारतीयता दिखेगी, और ऐड बनाने वालों की भी थोड़े दिन में रेड मारने वाले हैं हम कि भाई ठीक तरीके से चलो, ये फुहड़पना नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उन्होंने भी एक बयान दिया था बीच के ऊपर कि मुसलमानों को यहाँ रहना है तो छोड़ना, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? नहीं, मेरे नहीं हो तो आप सबके भी प्रिय ही हैं, बड़े साधु पुरुष हैं। जहां तक आदरणीय खट्टर साहब के बयान का प्रश्न है, खट्टर साहब ने इसको इसी संदर्भ में कहा कि भाई यदि गाय का खून बहने से हिंदू का खून खोलता है तो हमारे मुस्लिम भाई भी यदि संयम बरतें और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये जो गौ मांस न खाएं तो ये अच्छा होगा ना। तो उनका भाव यही था। शब्द थोड़े बहुत देखो, हरियाणा का आदमी बहुत अच्छा होता है लेकिन घनी बार तो गाड़ दे के बात करे, तो इसका मतलब उसके मन में कोई गलत भावना थोड़ी होती है। आदमी के दिल को देखना चाहिए। खट्टर साहब का दिल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे आदमी है। पतंजलि के जितने प्रोडक्ट हैं आप बड़े उसके अच्छे प्रचारक के रूप के अंदर मार्केटिंग के लिए बड़ा माने जाते हैं। क्या बात है, थैंक यू। बाबा जी आप योग के बारे में कहते हो 100% सही, लेकिन आपका योग और आपका इलाज महंगा क्यों नहीं बना? योग कहाँ महंगा है? पतंजलि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है गैर सरकारी क्षेत्र में जिसके पास में 1000 डॉक्टर हैं और 1 रुपए की भी फीस नहीं लेते हैं। आप दिव्य फार्मेसी की जो हमारी करीब 500 प्रकार की दवाइयां हैं, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग चूर्ण भस्मटी अवलेख खाए जाते हैं। एवरेज आपको 100% से लेकर के 1000% सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे, चाहे वो कोई भी आंवला चूर्ण से लेकर के त्रिफला चूर्ण से लेकर के हीरा सोना मोती चांदी की भस्म ले लो आप। बाजार में मोती की पिष्टी 300 रुपए की 1 ग्राम मिलते हैं, हम 30 रुपए की देते हैं। आंवले सुनो, और जहां तक पतंजलि योगपीठ में उपचार का प्रश्न है, योग ग्राम में 1000 में सारा इलाज होता है। खाना पीना इलाज डॉक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है ना आपने, 100 एकड़ में बना हुआ पूरा, उसकी मेंटेन 1 रुपए प्रॉफिट नहीं लेते हम। पिछले 5 साल से घाटे में चलता था, अभी कम से कम सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर आया है। तो योगाग्राम जितना नेचुरोपैथ का इलाज पूरी दुनिया में कहीं सस्ता नहीं है। आप देख लो, कंपैरेटिव चीजों को देखो और उसका पूरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो। अब देखो कोई कितना ही बड़ा आप खजाना खोल दो, जिसमें यदि इनकम ही नहीं होगा और घाटा ही घाटा होगा तो थोड़े दिन में भट्ठा बैठ जाएगा। इसलिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर तो चलाना ही पड़ेगा चीजों को, गरीब आदमी को मुफ्त में। अब हम सस्ता दे रहे तो भाई ने ये पूछ लिया कि क्या ये इसमें विदेश से फंडिंग आ रही है? भाई विदेश से बाबा की कोई फंडिंग नहीं आ रही, बाबा एकदम ठेठ देसी है। देश के लोगों ने मदद करके हमें बड़ा बनाया। भाई हम तो किसान के परिवार में गांव में पैदा हुए, बाबा बड़ा बना है तो विदेशियों ने नहीं बनाया, हमने बड़ा बनाया रे भाई। सबको नमस्ते, सबको राम राम।
पिछले 20 वर्षों से अधिक का कालखंड बीत गया। हमने योग के पहले 11 दिन के शिविर रखे थे, फिर हमने 7 दिन के शिविर किए। पिछले 5 वर्षों में पूरे देश भर में हमने योग के साथ जब हमने देखा कि कुछ राष्ट्रीय प्रश्न भी मुंह भाए खड़े हैं, इसलिए योग धर्म के साथ हमने राष्ट्र धर्म को भी प्राथमिकता दी और काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के योग के साथ भारत स्वाभिमान यात्रा पूरे देश भर में चलाई। उसमें कार्यक्रम 2-2 दिन के हो गए थे। अब 5 वर्षों के बाद दोबारा से शिविरों की श्रृंखला 5 दिवसीय शिविरों के साथ शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला शिविर हमने यह हिसार में दिया है। इसके बाद में पूरे देश भर में हर एक प्रांत में औसत 1 से 2 शिविर लगभग आने वाले 1 वर्ष में संपन्न होंगे और उसके द्वारा योग का एक जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ। उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि जो कार्य मैं 100 जन्मों में कर सकता था, वो यदि कार्य 1 जन्म में करने में समर्थ हो पाया और वो भी पिछले 2 दशकों में करने में समर्थ हो पाया, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की थी। क्योंकि मैं जो बात कहता वो 100, 200, 500, 5, 10 हजार, अधिक से अधिक 1 लाख लोगों तक पहुंच सकती थी रोज, लेकिन मीडिया के माध्यम से वो बात करोड़ों लोगों तक रोज पहुंचती रही और योग एक जन आंदोलन बना। उसके लिए मैं अपने सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का भी हृदय से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद भी करता हूं। और हिसार, यहां पहले मैंने कैंप रखा था, वो पहले डीएवी में रखा तो प्रांगण छोटा पड़ गया तो फिर स्टेडियम में आना पड़ा था। वो बात है शायद 2003 की। और उसके बाद से यहाँ पर भी बहुत दिनों से एक बड़े शिविर के लिए बहुत उत्सुकता थी और मुझे कहते हुए गौरव है, जहाँ पूरे देश भर में 600 से अधिक जिलों में, 5000 से अधिक तहसीलों में और लाखों गांवों में हमारा संगठन काम कर रहा है और 1 लाख से अधिक योग की कक्षाएं पूरे देश भर में चलती है। उसमें हिसार योग के क्षेत्र में एक अपने आप में आदर्श जिला है, जहां के 309 गांव हैं। 309 के 9 गांवों में योग शिविर हुए हैं और हिसार शहर में 87 फ्री योग क्लासेज और ग्रामीण क्षेत्र में 164 निरंतर जो चलने वाली क्लासेज, कुल मिलाकर के 251 योग की यहाँ पर नियमित कक्षाएं चलती हैं। उसमें भी आप मीडिया के बंधुओं का बड़ा सहयोग रहता है इस योग के प्रति एक जन जागृति में। उसके लिए मैं पुनः हिसार के बंधुओं का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। यहाँ अभी 20 से 24 तक हम रहेंगे महावीर स्टेडियम में, सबको महावीर बनाने के लिए, क्योंकि योग से हमारा शरीर बल, हमारा मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल सबल होता है और एक समर्थ नागरिक एक समर्थ सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ होता है। बच्चों के लिए हमने एक निःशुल्क शिविर रखा है 21 अक्टूबर की शाम को और कल हिसार कृषि विश्वविद्यालय, जिसके ये पवित्र प्रांगण में हम बैठे ही हैं, तो ये यहाँ पर इस चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के, हिसार कृषि विश्वविद्यालय पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसके प्रांगण में हम रहेंगे और यहाँ पर ही कल किसानों के साथ एक विशेष गोष्ठी रखी 11 बजे से। 21 तारीख को गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रखा है। बीएसएफ के भी वो विकलांग सैनिक और उनके परिवार, उनको भी जो है सम्मान करने का कार्यक्रम बीएसएफ ने रखा, उसमें भी हम भाग लेंगे। और टोहाना में 23 तारीख को कार्यक्रम रखा है शाम को 3 बजे। कुंभाखेड़ा प्रथम दृष्टया हमने आचार्य कुलम के लिए उसका चयन किया है। यदि हिसार के आसपास कोई हमें अच्छी भूमि मिलेगी तो प्रथम प्राथमिकता हमारी वो रहेगा ही। उसके साथ साथ कुंभाखेड़ा को भी आदर्श रूप में विकसित करने के लिए हम वहां पर भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम करेंगे। अभी जो शिविर रखे इसमें खास बात हमने ये भी रखी है
कि इन शिविरों से जो भी दान आएगा वो सारा का सारा दान, यहां हिसार में शिविर हो रहा है तो हिसार के लिए जहां भी शिविर होगा वहीं पर हमारा एक बहुत बड़ा सपना है कि देश के प्रत्येक जिले में एक आचार्य कुलम की स्थापना हो। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का एक बड़ा कार्य पिछले 2 दशकों में हमने किया है और इन 4 क्रांतियों के बाद ये शिक्षा की महाक्रांति, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यद्यपि हरियाणा में से पहले भी डिकाडला को हमने आचार्य कुलम के लिए चुना है और हिसार में भी हम आचार्य कुलम खोलेंगे। और शिविर में हमने कुछ दान पत्रों की भी व्यवस्था की थी। उन दान पत्रों के माध्यम से, दान पत्रकों के माध्यम से जो भी डोनेशन कलेक्शन होगा वो इसके लिए खर्च होगा। और भी लोगों से हम आह्वान करेंगे, कम से कम 10 करोड़ रुपए से का कंस्ट्रक्शन का हमने एक अनुमान लगाया है। वैसे उसको आदर्श रूप में बनाने में कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे खाली भवन निर्माण में। बाकी जो भूमि है, हमें पूरा विश्वास है कि उसमें हमें डोनर्स मिल जाएंगे। यदि नहीं मिले तो शायद उसके लिए भूमि क्रय भी करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के ये 10 से 20 करोड़ रुपए का कम से कम बजट होगा एक आचार्य कुलम का। और हर एक माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार मिले और हम ये कार्य पूरे देश भर में करना चाहते हैं। और वो कार्य हिसार, क्योंकि हिसार अपने आप में शिक्षा की भी एक राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है और यहाँ पर आचार्य कुलम की भी स्थापना हो, जिससे कि बच्चों को साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और जितने भी आज आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दीक्षा है वो बच्चों को मिले। और इस स्किलफुल एंड मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम बच्चों को वैदिक एजुकेशन भी दे पाए, जिससे कि उन बच्चों के भीतर संस्कारों की एक मजबूत नींव हम तैयार कर सकें। और ये प्रयोग हमने सबसे पहले हरिद्वार में किया। आदरणीय मोदी जी ने उस आचार्य कुलम का खुद उद्घाटन किया। हमारे देश के सभी शीर्ष संत, पूज्य मुरारी बापू जी से लेकर के पूज्य स्वामी अवधेश आनंद जी, पूज्य स्वामी गुरुशरणानंद जी आदि तमाम, हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से लेकर के देश के सभी शीर्ष आध्यात्मिक महापुरुष और आदरणीय मोदी जी खुद उपस्थित थे। वहां से हमने इसकी शुरुआत की और आगे अब देश भर में इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक आचार्य कुलम की भी मैंने बात आपके सामने इसलिए रखी। मेरा ये निर्विवादित रूप से मानना है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम भारत को यदि विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, हम भारत निर्माण करना चाहते हैं, तो वो कार्य चरित्र निर्माण से होगा। चरित्र निर्माण बच्चों से शुरू होता है। तो आगे मैं अपने शेष जीवन को योग के साथ साथ, योग शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देते हुए आचार्य कुलम के कार्य के लिए बड़े रूप में लगाना चाहता हूं। और कल से हम इसके लिए आह्वान भी करेंगे, हिसार के लोग भी इसमें योगदान देंगे और पतंजलि योगपीठ की ओर से जितना भी शेष जो बचेगा वो हम पूरा करेंगे। तो पतंजलि योगपीठ इसमें आर्थिक रूप से भी अपने ट्रस्ट की ओर से हम, और भी जो समर्थ लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं देश दुनिया के, उनसे भी हमने बात की है। तो कुछ बड़े डोनर्स से भी हम सहयोग लेंगे। आने वाले समय में हम 5 से 10 हजार करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में इस चैरिटेबल कार्य के लिए खर्च करने वाले हैं। यह हमारा आचार्य कुलम वैदिक शिक्षा संस्थान, हमने एक सोसाइटी बनाई है, उसके माध्यम से पूरे देश भर में चलेगा। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर इसको चलाएंगे। यह शिक्षा का व्यवसायीकरण के विरुद्ध, शिक्षा के आधुनिकीकरण और वैदिकीकरण, भारतीयकरण की, स्वदेशीकरण की दिशा में मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर जो एक भारतीय शिक्षा पद्धति की दिशा में एक बड़ा कार्य होगा। अब योग के ऊपर आता हूं। योग जो तो जितना पुराना भारत है उतनी पुरानी संस्कृति है हमारी। एक वक्त था जब योग ग्लैमर में चला गया था। महलों में रहने वाली कुछ सुकन्याएं और इस
आम आदमी की पहुंच से जो बाहर व्यक्ति होते थे कि बड़े बड़े लोग हैं जी वो योग करते हैं, हमने उस योग को महलों से, ग्लैमर से, गुफाओं से और जटिलताओं से, योग का नाम सुनते आदमी को शीर्षासन या मयूरासन दिखता था तो उसको लगता था ये अपने बस की बात नहीं। हमने योग को महलों से, गुफाओं से, ग्लैमर से, जटिलताओं से बाहर निकाला और आम आदमी की जिंदगी के साथ उसको जोड़ा और कहा कि योग एक जीवन पद्धति के रूप में है और प्राणायाम को उसमें हमने प्राथमिकता दी और उसका परिणाम यह आया कि योग लोगों की जीवन पद्धति बना, रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति बना, साधकों के लिए साधना पद्धति बना और आज योग पूरे विश्व में मान्य हुआ है।